स्वागत है आपका 8 जनवरी के न्यूज़ डिस्कशन में। तो आज का जो पहला करंट अफेयर्स का न्यूज़ है वो है वर्चुअल टोकन को लेकर। तो सरकार ने क्या किया है कि अगर कोई बच्चा इंटरनेट का यूज़ करता है 18 से कम साल का, तो उसे वर्चुअल टोकन लेना होगा और उसके माध्यम से वो नेट का उपयोग करेगा और ये टोकन माता पिता के माध्यम से या स्कूल के माध्यम से दिया जाएगा, जिससे वो उसी साइट को खोल पाएगा। अकाउंट खोलने पर सहमति अगर इंटरनेट प्रोवाइडर या साइट प्रोवाइडर ऐसा नहीं करता तो उस पे जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो हम जानते हैं वर्चुअल टोकन है क्या? तो वर्चुअल टोकन जो होता है वो एक डिजिटल पहचान होता है। तो नेट से समाये संबंधित एक क्या है? डिजिटल पहचान है। जब बच्चा लॉगिन करता है उस समय वो बनता है। जब कोई लॉगिन करेगा तो एक डिजिटल पहचान बनेगा। उसमें क्या आएगा? एक कोड आएगा और डिजिटल पास मतलब एक कोड रहेगा जो बच्चे के पास रहेगा। जब वो नेट पे जाएगा तो वो कोड उसकी पहचान होगा कि वो उसने लॉगिन किया है, वो कोड इसकी पहचान होगा और वो उसी साइट की अनुमति देगा जिस साइट के लिए वो टोकन को जनरेट किया गया है। तो कैसे समझ सकते हैं और इसे डिटेल में कि जैसे बच्चे ने रजिस्टर किया है, उसके नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें नाम, पता सारी चीज़ें डली हैं। जब उसने रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद एक कोड जनरेट होगा जो उसके माता-पिता के पास जाएगा। वो कोड जनरेट होके वो उस बच्चे को दिया जाएगा और जिसके माध्यम से वो इंटरनेट का उपयोग किया जा सकता है। और तरीके से समझें तो मान लो एक बच्चा रोज स्कूल जाता है, वो लैपटॉप में पढ़ाई कर रहा है, वो डेली गेम खेलता है, पढ़ाई करता है, लेकिन माता पिता को क्या कोई चिंता है कि वो कोई गलत हानिकारक वेबसाइट ना चलाए। तो इसमें क्या होगा, वो उसे स्कूल या फिर माता पिता एक वर्चुअल टोकन सिस्टम उसे जनरेट करके दे देंगे जो उसके पास रहेगी। जैसे ही वो लॉग इन करेगा तो वो अगर जो जिस साइट के लिए वो जनरेट किया है शिक्षाप्रद या स्कूल से संबंधित, उसके अलावा जैसे ही लॉगिन होगा वो ब्लॉक कर दी जाएगी साइट। तो ये है इसका वर्चुअल टोकन का लाभ। अगला जो आर्टिकल है वो है असम के बारे में। तो असम में विदेशी निवेश आकर्षित करने की पहल है। तो विदेशी निवेश असम वाले एरिया में क्या है, विदेशी निवेश ज़्यादा करना है। तो मुख्यमंत्री अभी कौन है? हेमंत बस्सु शर्मा। तो उन्होंने नई दिल्ली में 37 देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों से मुलाकात करी है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है, तो ये है। तो मेन बस इतना है कि असम में ऐसा हुआ है विदेशी निवेश के लिए। तो असम 2.0 का उद्घाटन किया जाएगा जिसे प्रधानमंत्री जी करेंगे। अगला है एनएसओ जो स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का, उसने 4 वर्षों में बताया कि सबसे कम विकास दर रहा है अपने यहाँ। तो जीडीपी भी देखें कम रही है। तो पिछले वर्ष जो जीडीपी थी वित्त वर्ष में 8.2 थी, इस बार जीडीपी में वृद्धि दर कितनी है? 6.4 है। तो कम है, अनुमान जो है 6.4 का है। पिछले वित्त वर्ष में 8.2 थी। प्रति व्यक्ति आय थी 7.2 थी 22 से 25, मतलब वृद्धि 7.2 से जो घटकर 5.4 रह गई है। तो अनुमान लगाया जाता है कि पहले वृद्धि जो चल रही थी 7.4 की थी, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि वृद्धि हो रही थी 7% से। अब वो कितना प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है? 5% के आसपास, 5.4 के आसपास। जो आय है औसत अनुमानित भारत में लोगों की, वो 1,31,000 के आसपास है और 8% वार्षिक वृद्धि दर है। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर भारत को बनानी है तो अगले 4 वर्षों में 8% की वार्षिक दर आवश्यक है। जैसे हम कहते हैं ना 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी, तो तब बनेगी जब 8% की वृद्धि होगी और अभी हो कितने की रही है? 6.4 की। तो ये है। अन्य देखें तो चाइना में 4.9 है और जो 25 में उनकी अनुमान है 4.5 के आसपास है। तो ये अब अपन देखें कृषि क्षेत्र में अपना क्या है, वृद्धि 3.8 है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है। लोक सेवा रक्षा इनमें भी वृद्धि हुई है। पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो है हमें घाटा हुआ है और सर्विस सेक्टर जिसमें हम सबसे आगे रहते थे उस सर्विस सेक्टर में भी हम घटे हैं। तो कृषि क्षेत्र पूछा जाएगा तो कृषि हम देखते हैं कृषि बढ़ ही रही है लगातार। तो कृषि का अगर पूछा जाएगा तो कृषि सेक्टर बढ़ रहा है और लोक सेवा का जो सेक्टर है, रक्षा का सेक्टर है, वो बढ़ रहा है। घट किसका रहा है? कंस्ट्रक्शन का, मतलब नई चीजें नहीं बन रही है। दूसरा सर्विस सेक्टर का घट रहा है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है एक भारतवंशी है अमेरिकी सांसद, अभी चुनाव हुए हमने देखा अमेरिका। तो सांसद चुने गए हैं सुब्रमण्यम, भारतीय वंशी हैं ये। उन्होंने गीता की शपथ ली है। तो ये है। तो सुहास सुब्रमण्यम ने भगवत गीता पर हाथ रखकर इनके यहाँ शपथ ली है। तो ये है। बस इनका नाम याद आ सकता है सुब्रमण्यम करके। अगला है इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है। तो ब्रिक्स को हम जानते हैं, ब्रिक्स जो था, जिमो निल एक व्यक्ति थे गोल्डमैन सैक के। उन्होंने विचार दिया था सन 2001 के आसपास की कुछ जो ये BRICS देश हैं, ब्रिक्स के देश, ये 2050 तक बहुत तरक्की करेंगे, मतलब यही इकोनॉमी पे पूरे दुनिया पे छाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या हो गया, 2006-7 के आसपास मीटिंग स्टार्ट हुई। 9 में मेन क्या है, 2009 में BRICS
आई और सी ब्रिक बना था। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना बना था। बाद में इसमें 2010 में एस और जुड़ गया, मतलब साउथ अफ्रीका जुड़ गया। तो ये क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। 2023 में इसमें कुछ और देश जुड़े तो 6 थे, पर पूरे बन नहीं पाए। तो ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई, इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं कि सारे के सारे मुस्लिम कंट्री हैं। ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई, मतलब इथोपिया भी इसी तरफ है, अरब की तरफ है। तो ये देश जुड़े थे पिछली वर्ष इसमें। सऊदी अरब को अभी दे दी गई है स्टेटस, पर अभी भी पुष्टि नहीं हो। ऐसे ही अर्जेंटीना को मिला था, पर उसने फिर स्वीकार नहीं किया है। तो इंडोनेशिया इसका पूर्ण सदस्य बन गया है नया। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगी इस वर्ष की। तो थोड़ा मैपिंग में देखते हैं कि कहाँ कहाँ के हैं। तो अगर साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट देखा जाए तो यहाँ से कौन सा है, ब्राज़ील है। कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो साउथ अमेरिका में ये कौन सा है, ब्राज़ील है। अगर हम अफ्रीका से देखें तो एक तो साउथ साउथ अफ्रीका सबसे पहला यही था। अब दो और जुड़ गए हैं पिछले वर्ष, कौन सा, एक इजिप्ट जुड़ा है, एक इथोपिया जुड़ा है, जो हमने देखा था। इजिप्ट और इथोपिया जुड़ा था। एशिया में देखें तो रशिया, इंडिया और चाइना, ये तो पहले से थे ही थे। अब उसके बाद कौन सा और जुड़ गया है, सऊदी अरेबिया भी हुआ है और यूएई हुआ है। पर हालांकि यूएई अभी हो चुका है सदस्य, सऊदी अरेबिया की अभी पुष्टि नहीं हुई है। हो सकता है आगे हो जाएगा। तो ये है। तो ब्रिक्स में ये सारे देश देख लिए, इसमें से अर्जेंटीना भी मना कर दिया, अर्जेंटीना ने, बाकी सारे देश बन रहे हैं। इसके बाद अब थोड़ा इंडोनेशिया का मैपिंग देख लेते हैं। तो इंडिया से जब चलते हैं निकोबार आइलैंड से, तो ग्रेट चैनल एक पड़ता है। तो पूछा जाएगा कौन सा चैनल, ग्रेट, जैसे अपने यहाँ नीचे ग्रेट निकोबार है, तो इधर की तरफ ग्रेट चैनल है, क्योंकि निकोबार यहाँ से 150 किलोमीटर के आसपास है। तो ये ग्रेट चैनल है। उसके बाद आता है इनका सबसे बड़ा आइलैंड, जिसका नाम क्या है, कई बार पूछा जा चुका है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो ये सुमात्रा आइलैंड है। सुमात्रा आइलैंड। और यहाँ पे एक लेक टोबा फेमस है, जो कि ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेक टोबा। तो ये बहुत बड़ा एरिया है सुमात्रा का। उसके बाद आइलैंड पड़ता है एक जावा आइलैंड। और उसके बाद ये आइलैंड कौन सा है, बाली आइलैंड। रामायण से प्रभावित है, यहाँ पर सबसे अच्छी रामायण भी होती है। तो बाली जो थे ना रामायण में, तो उन्हीं के नाम से पड़ा है बाली। तो ये जावा है और बाली है। तो सुमात्रा, जावा, बाली इंडोनेशिया का देखें। इधर मलक्का स्ट्रेट जानते हैं हम, और इधर सुंडा स्ट्रेट है। तो जावा और सुमात्रा के बीच में कौन सा, सुंडा स्ट्रेट पड़ेगा। और इधर लोम्बोक स्ट्रेट है, तो ये वाला है। अब इधर की तरफ अगर हम देखते हैं तो इधर इंडोनेशिया, इधर एक देश है, उसका नाम क्या है, ईस्ट तिमोर। इसकी राजधानी इंडिया से मैच करेगी। तो इसकी नाम राजधानी है दिल्ली। अपनी है दिल्ली, ये इनकी नाम DILI है, दिल्ली। तो ईस्ट तिमोर की राजधानी दिल्ली, जो कि इंडोनेशिया से लगा हुआ इधर है। ऊपर देखते हैं तो एक आइलैंड पड़ेगा। आइलैंड का मतलब क्षेत्र है जो इंडोनेशिया का, वो है कालीमंतन है। कालीमंतन, ये तो बोर्नियो वाला है पूरा। तो इधर ब्रुनेई वाला है, और इधर मलेशिया है, और मलेशिया इधर भी है। और इधर ब्रुनेई वाला है। पर जो ये एरिया इंडोनेशिया के अधिकार में है, उसका नाम क्या है, कालीमंतन वाला। इधर सुलावेसी आइलैंड है, कौन सा, सुलावेसी आइलैंड। इधर मालुकू आइलैंड करके है, तो ये है। इधर पपुआ न्यू गिनी है। तो ये थोड़ा हमने ज्योग्राफी देखा। अब इंडोनेशिया में कुछ वोल्केनो हमेशा रहते हैं चर्चा में। जैसे जावा आइलैंड के दो याद रखने हैं, एक मेरापी है, एक है सेमेरू करके, मेरापी और सेमेरू करके है। तो ये मेन था। अगला है, पाकिस्तान के खिलाफ 4 युद्ध लड़ने वाले हवलदार बलदेव सिंह का निधन हो गया है। तो बलदेव सिंह ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी। बल सेना में शामिल थे 47-48 में, फिर पाकिस्तान के 47-48, फिर 65 में जब लड़ाई हुई थी। उसके बाद है जब लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे तब। फिर 71 में हुई थी जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, 71। फिर 99 में कारगिल वाला। तो इन चारों में ये लड़े थे, अभी निधन हो गया इनका। तो ये इंपॉर्टेंट आ सकता है न्यूज़। बलदेव सिंह थे हवलदार। उसके बाद है रॉकेट वैज्ञानिक बी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बने। रॉकेट वैज्ञानिक हैं ये, बी नारायणन। तो बी नारायणन है। वैसे भी इसरो में अगर कभी देखते हैं तो ज़्यादातर साउथ इंडिया के लोग ही फेमस होते हैं, मतलब जो पद पे आते हैं। तो रॉकेट इंजीनियरिंग बी नारायणन करके हैं, वो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। तो सोमनाथ जो थे, अभी चंद्रयान गया हमारा तब, सोमनाथ थे, सोमनाथ अब उनकी जगह ले रहे हैं बी नारायणन। दोहरी जिम्मेदारी होगी, क्यों, नए अध्यक्ष के साथ साथ अंतरिक्ष विभाग के भी सचिव होंगे, अंतरिक्ष विभाग के और नए इसरो के अध्यक्ष भी, दोनों का होगा। उसके बाद एक न्यूज़ है, दुनिया में भाषाओं के विलुप्त होने की चिंताजनक स्थिति है। तो दुनिया में कई सारी भाषाएं विलुप्त हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रीय भाषाएं कहीं हमारे आसपास होती हैं जो इन्हें बहुत कम लोग बोलते हैं। तो कुल 7,000 भाषाएं हैं विश्व में, मतलब औसतन जो गिनी है वो 7,000 के आसपास मानी जाती है। और 9 वार्षिक विलुप्त हो रही हैं। हर साल इतनी संख्या में 9 विलुप्त होती चली जा रही। 50% का भविष्य का अनुमान है, कि यूनेस्को का अनुमान है कि सदी के अंत तक आधी भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी, मतलब लगभग 3500 भाषाएं रह जाएंगी, 3500 विलुप्त हो जाएंगी।
तो ये एक समस्या है। जैसे कि इस वजह से, क्योंकि जो जनजाति क्षेत्रों की भाषाएँ या नॉर्मल भाषाएँ हैं, वो कम लोग बोल रहे हैं। क्योंकि आजकल अगर कोई जनजाति क्षेत्र है, तो वो हिंदी बेल्ट में आएगा या साउथ इंडिया में आ जाएगा, तो वो भाषा बोलेगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल से देखते हैं, भारत में ही एक कोरेगा करके लैंग्वेज है, कर्नाटक में कोरेगा, कोरगा करके, तो ये केवल 16,000 लोग बोल रहे हैं कोरगा करके। ऐसे ही ये सिरमौरी हिमाचल प्रदेश में है, 31,000 हैं। ऐसे याद कर सकते हैं, ये सिरमौर है, सिर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ, तो हिमाचल प्रदेश में सिरमौर भी लैंग्वेज है, हिमाचल प्रदेश में अगर पूछा जाएगा। कोरगा कर्नाटक में। ऐसे ही एक पारजी करके है, पारजी ये छत्तीसगढ़ में। और टोडा तो हम देखते हैं जनजाति भी है टोडा, और ये विलुप्ति के बिल्कुल कगार पे है टोडा, जो साउथ में टोडा जनजाति पाई जाती है, कई बार पेपर में आया है। तो टोडा विलुप्ति के कगार पे, तो भारत से ही कई इंडेंजर्ड में है ये। अब एएफसी है, एशिया कप है, उसका आयोजन सऊदी अरब में होगा। तो एएफसी जो एशिया कप है, उसका आयोजन कहाँ हो रहा है? सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया की 3 शहर रियाद, जेद्दा, अल खोबर में ये आयोजन होगा। तो सऊदी अरेबिया में एशिया कप होगा ये एएफसी का। अगला है माइक्रोसॉफ्ट भारत में करेगी 3 बिलियन का निवेश। तो माइक्रोसॉफ्ट अगर पूछा जाए कौन सी कंपनी भारत में 3 बिलियन का निवेश करेगी, तो माइक्रोसॉफ्ट करेगी। तो अभी इसके सत्या नडेला ही हैं, जो इंडिया के ही हैं, मतलब सत्या नडेला भारत में एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए है, और 10 मिलियन एआई प्रशिक्षण इनका लक्ष्य है, तो ये सब करेंगे। अगला है न्यूज़, दिल्ली और उत्तराखंड में हाई कोर्ट के नए जजों की नियुक्ति हुई। तो ये अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये याद रख सकते हैं कि अगर इनकी नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? अपने राष्ट्रपति के द्वारा, हाई कोर्ट के जज की भी, मतलब राज्यपाल याद आएगा। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, उन्होंने भारत पोल का पोर्टल लॉन्च किया। ये हमने पिछले एक वीडियो में देख चुके हैं इसे, भारत पोल। तो ये क्या है? इंटरपोल से जुड़ेगी संस्था। भारत पोल है, इंटरपोल वैसे ही भारत पोल, तो ऐसे याद कर लेना। ये जो भारत से भाग चुके लोग हैं ना, जो अपराधी के प्रवृत्ति के हैं, उनकी पोल खोलेगा, ऐसे याद कर सकते हैं इसे। तो इंटरपोल का भारत पोल, भारत ने स्टार्ट कर दिया भारत पोल। नोटिस जारी करके उनकी ट्रैकिंग कर सकते हैं, जो भारत से भागे हुए लोग हैं। तो ये है। तो जांच, और सीबीआई द्वारा भारत में किसने विकसित किया है? तो सीबीआई है, अपराधियों को पकड़ने और इन सब के लिए होगा, इंटरपोल से ही सहयोग कर रहा है। अगला है आयुर्वेद में एआई सक्षम नाड़ी परीक्षण उपकरण होगा। तो हम देखते हैं अपने भारत में नाड़ी का परीक्षण करके बीमारियों का पता बता दिया जाता है कि ये बीमारी है, ऐसी स्थिति है शरीर की, तो ये। तो आयुर्वेद में नाड़ी का चलता है ये, अब उसे एआई से और जोड़ देंगे। तो पुणे का एक स्टार्टअप है आत्रेय इनोवेशन, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है ये, क्योंकि मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने इसका चर्चा की है। तो नाड़ी तरंगिणी करके है ये। तो नाड़ी तरंगिणी, तो पीए के स्टार्टअप आत्रेय इनोवेशन ने विकसित किया है एआई सक्षम डिवाइस, जो आयुर्वेदिक नाड़ी परीक्षण को तेज और सटीक बनाता है। नाम क्या है? नाड़ी तरंगिणी। विकास किसने किया? आईआईटी बॉम्बे के रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत अनिरुद्ध जोशी द्वारा विकसित हुआ। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। स्टार्टअप है आत्रेय इनोवेशन, और जो विकास में मतलब मेन व्यक्ति होंगे वो अनिरुद्ध जोशी हैं, आईआईटी बॉम्बे से संबंधित है। और अनुमोदन और पेटेंट भी हो गया है। तो सीडीएससीओ ने भारत का पहला अनुमोदित आयुर्वेदिक ये जो डिवाइस है, यूएस, यूरोप और इंडोनेशिया में पेटेंट इसे प्राप्त हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा नारी तरंगड़ी वाला। अगला, गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन हुआ है। तो कहाँ हुआ है गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का? नई दिल्ली के राजघाट में। और उद्घाटन किया है ओम बिरला ने। तो उद्घाटन तो नहीं आएगा पेपर में, किसने किया है, मेन ये आ सकता है आर्ट गैलरी कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में आई है। अगला है इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण। तो ये चिराग पासवान जो अपने खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने इंडस फूड का किया है। कौन? चिराग पासवान का, अपने अभी ये खाद्य मंत्री हैं, तो इन्होंने किया है। ग्रेटर नोएडा में हुआ है, तो यूपी स्पेशल के लिए भी, मतलब यूपी की करंट में भी ये आ जाएगा। तो इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में इसका स्थान, मतलब ये अभी चलेगा। इंडस इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण। आयोजक कौन है इसका? तो आयोजक ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, मतलब गवर्नमेंट का है, चूंकि अपने जब मंत्री जी कर रहे हैं तो भारत सरकार का हो ही जाएगा। विशेष आयोजन इंडिया प्रेसिडेंट्स फोरम, पहली बार भारत में हो रहा है। तो विशेष आयोजन ये जो है इंडस फूड 2025, पहली बार भारत में इंडिया एशिया प्रेसिडेंट फोरम का इसमें हो भी रहा है। इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा? खाद्य, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, ये सब तकनीकों का विकास किया जाए। कृषि, मत्स्य, डेयरी, ये बढ़ाया जाएगा। तो ये है।
उसके बाद है भारतीय तट रक्षक बल के लिए 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स का शुभारंभ हुआ है। तो तट रक्षक बल को क्या चाहिए? फास्टी पेट्रोलिंग के लिए तो चाहिए ऐसे जहाज जो तेजी से चल सके। तो वही 2 को शुभारंभ हुआ है। तो वेसल्स जो है उनके वाहन, उनका नाम क्या है? एक का नाम है अमूल्य, एक का नाम है अक्षय। तो अमूल्य और अक्षय, तो यहाँ पे जिसका क्षय ना हो तो अच्छे से तट रक्षक करेंगे, और एक अमूल्य है। और स्थान कहाँ है? तो तट की रक्षा कहाँ करनी है? गोवा में रक्षा करनी है। निर्माणकर्ता चूंकि गोवा है, गोवा शिपयार्ड है। इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑपरेशनों को जरूरत को ये पूरा करेगा। तो ये आ जाएगा। अगला है दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, फरवरी में ये विधानसभा दिल्ली के चुनाव है। तो बस इतना याद रखना, फरवरी में सीटें आ सकती हैं। जो सीटें कितनी है? तो 70 सीटें हैं दिल्ली में विधानसभा की। उसमें से 58 सामान्य है, 12 आरक्षित हैं उनके यहाँ। तो यही है कि कितनी सीटें? 70 सीटें हो जाएंगी।